गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिए थे प्लांट ब्रीडिंग में। और प्लांट ब्रीडिंग का मैंने एम ऑब्जेक्ट जो था बेटा, या तो बेनिफिट्स भी हम कह सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया था। और हम लोग यह भी डिस्कस कर लिए थे कि अगर प्लांट ब्रीडिंग यानी मॉलिक्यूलर प्लांट ब्रीडिंग हो या जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग हो, जो नाउ डेज सबसे ज्यादा अप्लाई किए जाते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं प्लांट ब्रीडिंग के लिए, उस टेक्निक को अगर हमें प्रोसीड करना है तो कुछ स्टेप को हमें क्या करने होंगे, फॉलो करने होंगे। और उन्हीं स्टेप्स को आज हम लोग क्या करेंगे बेटा, डीप में डिटेल में उसकी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट यानी कि ग्रीन जो इवोल्यूशन था बेटा, उसके कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे। अगर स्टेप की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था बेटा, तो कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सेकंड था इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, थर्ड था क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स, selections and testing of superior recombinants and testing release and commercialization of new cultivars। यही क्या थे बेटा, हमारे स्टेप थे। इन्हीं स्टेप को हमें क्या करना है, डीप में टुडेज वाली क्लास में हमें क्या करनी है, डिस्कस करनी है। अब देखो, अगर हम बात करें बेटा कलेक्शंस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हमें डाइवर्स टाइप ऑफ प्लांट के जीन्स को हमें क्या करने हैं, कलेक्ट करने हैं। यानी अलग अलग प्लांट है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि मानकर चलिए हमारे पास 4 प्लांट है। दिस वन इज प्लांट ए, दिस वन इज प्लांट बी, दिस वन इज प्लांट सी एंड दिस वन इज प्लांट डी। टोटल हमारे पास कितने प्लांट है भाई, तो टोटल हमारे पास 4 प्लांट है, ए बी सी डी। अच्छा, इन सभी की प्रॉपर्टी है, इन सभी की यूनिक प्रॉपर्टी है। यूनिक प्रॉपर्टी क्या है भाई, तो इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, यानी इसकी जो यील्ड है भाई वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, बहुत ही प्योर है। अगर हम सेकंड वाली बात करें बेटा, तो सेकंड वाले प्लांट की क्या है भाई, तो ये डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी इसको डिजीज बहुत कम होते हैं, कोई पैथोजेंस इसको बहुत ही कम क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। थर्ड वाली की अगर हम बात करें तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, यानी इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इसमें प्रॉपर सारी चीजें क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पर यील्ड अच्छी थी, यहाँ पर डिजीज रेजिस्टेंस था, ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, ड्राफ्ट कंडीशंस में भी, यानी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी, या तो पेस्ट रेजिस्टेंस या तो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इसके पास बहुत अच्छी है। यानी 4 प्लांट है और चारों एक ही प्लांट है। प्लांट किसका है भाई, तो हमने यहाँ पर लिया कि प्लांट सॉरी, ये प्लांट किसका है बेटा, वीट का। हमने एक वीट का प्लांट सिलेक्ट किया, एक गेहूं का प्लांट सिलेक्ट किया, और गेहूं के प्लांट को हमने 4 अलग अलग प्लांट यानी कि सब स्पीसीज को इन्होंने हमने क्या किया, जैसे अगर वीट की बात करें तो इसकी क्या है बेटा, बायोलॉजिकल सोर्स ट्राइटिकम एल्बम इसका क्या है बेटा, ट्राइटिकम एल्बम इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। तो अगर हम बात करें बेटा कि ट्राइटिकम एल्बम के अंदर में बहुत सारे सब स्पीसीज हैं, और सब स्पीसीज हमने टोटल कितने लिए, 4 लिए, चारों की अलग अलग क्या है, प्रॉपर्टी है। इस प्लांट की यील्ड बहुत अच्छी है, इस प्लांट की डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इसकी ड्राफ्ट कंडीशंस बहुत अच्छी है। अब हम एक ऐसा प्लांट बनाते हैं, मान के चलो इसकी यील्ड तो अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, इसको डिजीज हो जाता है, यानी कोई इंसेक्ट सॉरी कोई पैथोजेंस आकर के, बैक्टीरिया वायरस आकर के इसको क्या कर देता है, हार्म कर देता है। तो भाई इसकी यील्ड तो अच्छी थी, लेकिन डिजीज हो गया तो यील्ड ही नहीं दे पाएगा। मान के चलो इसकी डिजीज अच्छी है, लेकिन इसके पास क्वालिटी ही नहीं है, ये यील्ड ही नहीं दे पा रहा है, बस डिजीज रेजिस्टेंस है, यानी बीमारी तो उसको उस प्लांट को नहीं होगी, लेकिन उत्पादन क्षमता उतना नहीं है। अगर हम क्वालिटी की बात करें थर्ड वाले प्लांट की, तो क्वालिटी तो इसकी अच्छी है, लेकिन यील्ड कम है, बहुत ही कम उत्पादन क्षमता है, क्वालिटी अच्छी है, ये ड्राफ्ट कंडीशंस में बनते तो है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है। या मान के चलो इसकी यील्ड अच्छी, मतलब डिफरेंट प्लांट, जैसे आपके क्लास में 4 बच्चे हैं तो 4 की अलग अलग क्वालिटी है, कोई जुडू में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, किसी की बायोलॉजी अच्छी है, किसी की बॉटनी अच्छी है, किसी की फिजिक्स अच्छी है, किसी की केमिस्ट्री अच्छी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अलग अलग ग्रुप में, जैसे आप लोग क्यूज खेलने जाते हो तो क्यूज में हम लोग क्या करते हैं भाई कि वहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या करते हैं कि 3 बच्चों का क्यूज है, ग्रुप है, तो एक बच्चा फिजिक्स पढ़ेगा, एक बच्चा केमिस्ट्री पढ़ेगा, एक बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा, ताकि तीनों अलग अलग सेक्शन से अगर वहां पर क्वेश्चन पूछा जाए तो तीनों क्या जाए भाई वहां पर आंसर दे, क्योंकि एक साथ आ गया है। एक साथ आने के कारण क्या हो गया कि आपकी पोटेंसी बढ़ गई। अगर आपसे बोला जाए कि एक क्यूज है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों आपको पढ़ना है,
तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा और इसमें भी वो कॉम्पिटिशन आप उतने अच्छे से फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको बोला गया कि आप 3 बच्चे हो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको क्यूज पूछा जाएगा, आप तीनों की ग्रुप एक ही है, तो आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे कि भाई तुम बायोलॉजी पढ़, मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, ताकि इजिली हो जाए और वहां पर क्वेश्चन हम साथ में आंसर उसको रिप्लाई कर सकें। यानी मेजोरिटी में आने के बाद क्या हो गई, आपकी जो कैपेबिलिटी है वो इनहेंस होगी, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर भी जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का मोटिव यही था कि वेरिएबिलिटी को आप कलेक्ट करो, जो अलग अलग क्वालिटी वाले, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले जो प्लांट है सेम स्पीशीज के, उसको क्या करो, कलेक्ट करो। यानी वीट का ये 4 अलग अलग प्लांट है, लेकिन चारों की यूनिक प्रॉपर्टी है, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो इन चारों के जीन्स को हम क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे। इनके अंदर जो जीन प्रेजेंट है, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए भाई, तो जो जीन रिस्पॉन्सिबल है इसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, इसके डिजीज रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए, या इसकी क्वालिटी अच्छी करने के लिए, या तो ड्राफ्ट कंडीशंस में इसको सर्वाइव करने के लिए, जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उस जीन को हम क्या करेंगे बेटा, कलेक्ट करेंगे। उस प्लांट के अंदर जो भी सीड है, उसके जीन, सीड के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट है, उस जीन्स को हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और इन सब जीन्स को मिला करके किसी एक प्लांट के अंदर क्या करेंगे बेटा, उसको ऐड ऑन कर देंगे, और वो जो प्लांट होगा उसके पास यील्ड भी अच्छी होगी। यानी जो हमारा डिजायर प्लांट है, जो हम चाहते हैं ऐसा प्लांट बनना, कि ऐसी प्लांट बने जिसको ना बीमारी हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, उसकी यील्ड बहुत अच्छी हो, और वो ड्राफ्ट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाए, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में भी क्या हो जाए भाई, वहां पर सर्वाइव कर जाए। तो वो जो हमारा विश था एक ऐसे प्लांट की, तो वो प्लांट हम कैसे डेवलप करेंगे बेटा, तो इन सबके जीन्स को हमने क्या किया भाई, कलेक्ट किया। इन सबके जीन को हमने कलेक्ट किया और एक प्लांट के अंदर एक ऐसा प्लांट का डेवलपमेंट किए जिस प्लांट के अंदर वो सारे जीन्स हमने क्या कर दिए, ऐड कर दिए, और इस प्लांट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी जो प्रॉपर्टी इन 4 के पास थी। तो एक्चुअली में ब्रीडिंग हम करते ही इसीलिए हैं, ब्रीडिंग का मेरा मोटिव ही यही है कि हमें एक ही प्लांट के अंदर सारी प्रॉपर्टी आ जाए, ताकि प्लांट बहुत ही अच्छा कल्टीवेशन, इजीली कल्टीवेशन उसका हो सके, अच्छा यील्ड दे सके, और हमें उससे बहुत ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर वेरिएबिलिटी कलेक्शंस का मतलब ही यही है कि आप उस स्पीशीज के डिफरेंट सब स्पीशीज को कलेक्ट करो, उसके जीन को यहाँ पर क्या करो, कलेक्ट करो, और उसके बाद उसको क्या करो, आगे वाली प्रोसेस को हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है, यानी प्लांट का फॉर्मेशन करना है। तो पहली वाली स्टेज क्या है बेटा, तो कलेक्शंस ऑफ वेरिएबिलिटी, कलेक्शंस ऑफ वेरिएबिलिटी। अब कलेक्शंस ऑफ वेरिएबिलिटी में छोटा सा टर्म दिया गया है बेटा, जर्म प्लाज्म कलेक्शंस। क्या दिया गया है बेटा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, एनसीईआरटी ने कवर किया है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब होता है बेटा कलेक्शंस ऑफ प्लांट और सीड, किसी भी प्लांट और सीड को कलेक्ट करना। मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, तो कलेक्शन ऑफ प्लांट seed having diverse allele in a given crop। किसी भी क्रॉप के अंदर, मतलब सबसे पहले तो पॉइंट क्या है, कलेक्शन ऑफ प्लांट और सीड। हम ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करेंगे, हम ऐसे सीड को सिलेक्ट करेंगे जिनके पास डाइवर्स एलील होगा। एलील का मतलब क्या होता है, पेयर ऑफ जीन। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा होगा या जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स में आपने पढ़ा होगा, एलील्स के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। या तो मैं छोटा सा आपको पॉइंट बता दूं कि एलील का मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलो बेटा एक मेल है और एक फीमेल है, दो है, एक मेल है और एक फीमेल है। मेल का अपना जीन होगा बेटा और फीमेल का भी अपना जीन होगा। हमने डिप्लॉयड में इसको रख दिया, बेस में है, बेस पेयर 2 होते हैं। अब मेल अपना एक जीन यहां से देगा और फीमेल अपना एक जीन यहां से देगा। और जीन क्या है भाई, तो जीन मैंने क्या बताया कि मान के चलो एक जीन है जो हमारी नोज की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि आने वाले चाइल्ड में, या मान के चलो हमारे फादर के नोज का शेप जो है, वो नोज का शेप कैसा होगा उसके लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। और वैसे ही नोज की शेप के लिए हमारी मॉम के पास, हमारी जो मम्मा होगी उनके पास भी क्या होगा, एक जीन होगा जो उनकी नोज की शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब दोनों जीन मिलेंगे, यानी नोज के लिए फादर से आया, जब हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, जब हम चाइल्ड का हमारा फॉर्मेशन हो रहा था, उस केस में क्या होगा बेटा कि एक फादर से आया शेप ऑफ नोज के लिए जीन, और एक शेप ऑफ नोज के लिए किसके साथ आया, मां के साथ। ये मां के पास आया, ये दोनों मिलकर के फिर से क्या बना दिए, 2n। तो इसी 2n को क्या बोलते हैं, एलील, यानी पेयर ऑफ
जीन इज नोन एज एलील। आया समझ में? यानी कि एक हमारे मेल से आया और एक फीमेल से। हमारी हाइट की बात करें तो हाइट के लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो एक हमारे फादर की हाइट के लिए जीन आया, एक हमारी मॉम के हाइट से जीन आया, दोनों मिलकर के मिल गए और उसके बाद एक नई हाइट का फॉर्मेशन हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं? एलील बोलते हैं। तो यहाँ पर कलेक्शंस ऑफ प्लांट सीड हैविंग डाइवर्स एलील, हम ऐसे प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिसका एलील अलग हो, ऐसा नहीं कि सेम हो। जब सेम एलील होगा तो फिर वहां पर नई प्रोडक्शंस होने के चांसेस बहुत कम है। तो डाइवर्स एलील होंगे इन अ गिवन क्रॉप, किसी भी क्रॉप के अंदर, किसी भी फसल के अंदर अगर ये चीजें हम कर रहे हैं, इन चीजों को अगर हम कलेक्शन कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? जर्म प्लांट कलेक्शन बोला जाता है। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कलेक्शंस ऑफ वेरिएबिलिटी। हमने वेरिएबिलिटी को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया, यानी जर्म प्लाज्म को हमने कलेक्ट कर लिया। और जर्म प्लाज्म का मतलब है डाइवर्स टाइप ऑफ एलील। हमने 2, 4, 5 जितने भी प्लांट से सब स्पीशीज जिनके भी जो अच्छी सुपीरियर जो क्वालिटी थी, ऐसा नहीं कि हम इन्फीरियर क्वालिटी को ले लेंगे। जिसके पास इन्फीरियर क्वालिटी होगा उस क्वालिटी को हम आने वाले जनरेशन में नहीं रखना चाहते। बुरी आदतें कभी भी इंसान अगले जनरेशन को नहीं देता है, अच्छी आदतें देता है। तो बात वही है, जो अच्छी प्रॉपर्टी होगी उसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे बेटा? टारगेट करेंगे और उस प्रॉपर्टी को अगले जनरेशन में लेकर के जाएंगे। तो उस प्रॉपर्टी को हमने कलेक्ट कर लिया, जिसको हम क्या बोल रहे थे? जर्म प्लांट। ये तो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हो गया? क्लियर हो गया। आप एक बार एनसीईआरटी या तो आपके पास जो भी रेफरेंस में बुक आप प्रेफर करते हो उस बुक को जरूर आप रीड करें, ताकि आपको ये सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। सेकंड है बेटा इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के पहले हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी भी प्लांट, जैसे मान के चलो वीट का 2 प्लांट है, दोनों प्लांट को हमने क्रॉस कर दिया, नहीं, हम चेक करेंगे कि मेल के पास क्या प्रॉपर्टी है, फीमेल के पास क्या प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे से क्या करेंगे? इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन जैसे मान के चलो आप 9th क्लास में थे, आपको 10th क्लास में प्रमोट करना था, 10th क्लास में आपको भेजना था नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए क्या होता है? एक एग्जामिनेशन होता है। जो टीचर्स होते हैं वो इवैल्यूएट करते हैं कि क्या ये बच्चा अगली क्लास में जाने लायक है या नहीं है। अगर आप उसके लायक हो तो आपको अगली क्लास में वो पास करते हैं, अदरवाइज वो क्या करते हैं? उसी क्लास में आपको स्टे करने के लिए कहते हैं, यानी आपको फेल करते हैं। यानी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को हम क्या करेंगे बेटा? सिलेक्ट करेंगे। जिन पेरेंट्स के बीच में क्रॉसिंग करवानी है, हमें तो फर्टिलाइजेशन करवानी है, तब नए सीड का फॉर्मेशन होना है। हमने एलील सिलेक्ट कर लिया, अब हम पेरेंट्स को क्या कर रहे हैं बेटा? सिलेक्ट कर रहे हैं। और पेरेंट्स को सिलेक्ट करने के पहले हमें बहुत अच्छे से इवैल्यूएशंस करने हैं कि पेरेंट्स की यील्ड की कैपेबिलिटी क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसे करता है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है, या उसकी क्वालिटी कैसी है। ये सारे कंडीशंस हमें, सारे पैरामीटर्स को हमें क्या करना होता है बेटा? चेकआउट करने होते हैं। नेक्स्ट है बेटा, ये है इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, ये सेकंड वाला स्टेज है। थर्ड है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमंग द सिलेक्टेड पेरेंट्स। अब 2 पेरेंट्स हमने सिलेक्ट किए, उन दोनों पेरेंट्स के बीच में अब क्या कराना है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन अगर होगा बेटा तो सेल्फ पॉलिनेशन में वेरिएबिलिटी आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी पॉलिनेशन वाले चैप्टर्स में मैंने बता रखा है कि सेल्फ पॉलिनेशन अगर होती है, अगर आपको नहीं मालूम है तो एक बार पॉलिनेशन के चैप्टर्स को जरूर देखिए। मैंने जो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाया, तो मैंने सेल्फ पॉलिनेशन मैंने बताया था कि सेम टाइप ऑफ जीन्स होते हैं, सेम टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, वहां पे वेरिएबिलिटी नहीं होती है। दैट्स व्हाई अगले जनरेशन में भी हमें कुछ अलग प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती है। यहां पर हमें क्रॉस पॉलिनेशन कराने होंगे। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराने होंगे? क्योंकि इसके पास अलग प्रॉपर्टी है, इसके पास अलग प्रॉपर्टी है, इन दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे, तब एक नई प्रॉपर्टी का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। एक डिजायर प्लांट का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। जो हम चाहते हैं उसकी क्या होगी भाई? फॉर्मेशन होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है बेटा, वहां पर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन का मेथड आपको मालूम है, टीडीएस प्रोसेस है। मेल गैमेट्स वहां पर डेवलप होंगे, पोलन ग्रेन्स डेवलप होंगे, उसके बाद हम क्रॉसिंग करवाने के लिए क्या करेंगे भाई? तो पोलन ग्रेन्स को लैंड करवाएंगे, बैगिंग करेंगे, उसके बाद डी बैगिंग करेंगे। ये सारे जो टेक्निक्स आपने बताया वो सारे टेक्निक आप एक बार एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो उसमें आपको क्या होगा? पता चल जाएगा। एक्चुअली वो टीडीएस प्रोसेस है, बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है उसमें। तो जब हमने क्या किया भाई? वेरिएबिलिटी को सेलेक्ट किया, यानी जर्म प्लाज्म हमने कलेक्ट कर लिया, देन हमने पेरेंट्स को भी सिलेक्ट कर दिया। दोनों में हमने क्या करा दिया बेटा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। यानी अब हमारी फर्टिलाइजेशंस क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 प्लांट है, एक ये प्लांट था और एक ये प्लांट है, इन दोनों में हमने क्या करा दिया भाई? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर क्या हो गया बेटा? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर हमने क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या देखने को मिलेगा? सिलेक्शंस एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। यानी यहाँ पर अब हमें प्रोजनी देखने को मिलेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? प्रोजनी, यानी कि नए प्लांट या तो सीड का यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? कलेक्शंस देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सीड आएंगे और उस सीड को, या बहुत सारे प्लांट का डेवलपमेंट होगा और उसी प्लांट के सीड को हमें क्या करना है बेटा? कलेक्ट करना है।
अब सुनना, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो सभी के सभी प्लांट हमारी हम जो सोचे थे जैसा हम चाहते थे वैसा ही हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें से 2 वैसा निकले और 3 वैसा नहीं निकले, या तो हो सकता है टोटल 5 मैंने प्लांट बनाया तो 5 के 5 हमारा डिजायर प्लांट ही हो, यानी जैसा हम चाहते थे वैसा ही प्लांट हो गया हो, या तो हो सकता है इनमें से एक ही वैसा हो, 4 ऐसा नहीं हो, मतलब कुछ भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब हमें क्या करना है भाई कि अगले जनरेशन यानी प्योर लाइन बनाने के लिए, कि प्योर लाइन 3 4 5 जनरेशन अगर हम लेकर के चले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्योर लाइन हो जाएगा। यानी मैंने आपको बताया था प्योर लाइन के बारे में एनिमल ब्रीडिंग में जब मैं पढ़ा रहा था बेटा कि 4 to 6 जनरेशन जब कंटिन्यूअसली होते जाता है तो वो प्लांट क्या हो जाता है और स्पीशीज क्या हो जाता है, प्योर लाइन। यानी एक स्पीशीज है और एक स्पीशीज जैसे मान के चलो एक ए है और एक ए प्लस है, मान के चलो दो स्पीशीज हैं, इन दोनों में क्रॉसिंग हुआ तो क्या हुआ भाई ए, फिर से इसने किसके साथ किया, ए के साथ, फिर क्रॉसिंग हुआ तो क्या बना भाई ए, फिर इसने क्या किया, ए के साथ, फिर क्रॉसिंग हुआ तो क्या हुआ भाई ए, फिर इसने ए के साथ, फिर क्रॉसिंग हुआ तो क्या बना ए। अब देखो 1 2 3 4 जनरेशन के बाद ये प्योर ए हो जाएगा। अभी यहाँ पर प्योर नहीं था क्योंकि यहाँ पर ए प्लस के भी जीन इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन आने वाले 4-5 जनरेशन में क्या हो गया, प्योर हो गया। अब ये प्योर ए है, इसके पास ए प्लस की जीन नहीं पाई जाएगी। तो वही बात है कि यहाँ पर जो 4-5 यहाँ पर सीड जो बने हैं बेटा, प्लांट जो बना है, प्रोजनी बना है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, तो इस प्लांट में से हम सुपीरियर प्रोजनी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जो सुपीरियर प्रोजनी होगा बेटा, यानी जो हम चाहते थे वो प्रॉपर्टी वाले जितने भी प्लांट होंगे, जितने भी सीड होंगे, उस सीड को ही हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और फर्दर उसको आगे की प्रोसेस के लिए प्रोसीड करेंगे। और जहां हमने देखा कि यार जो हम चाहते थे वो हमें यहाँ पर मिला नहीं है, तो उस प्लांट को हम वहीं पर क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। हम वहां पर उसको आगे की प्रोसेस के लिए प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हम प्लांट ब्रीडिंग का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक ऐसा प्लांट बनाए जिनके पास अच्छी यील्ड हो, अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी हो। ये सारी प्रॉपर्टी को हम क्या कर रहे हैं, अचीव करने के लिए ही इन सारे पैरामीटर्स को, इन सारे प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं। तो यही स्टेप है बेटा, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। जो भी यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, जो भी यहाँ पर प्रोजनी का फॉर्मेशन हुआ है, उसको हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट करेंगे कि एक्चुअली जो हम चाहते थे वही वो है या कोई दूसरा यहाँ पर प्रॉपर्टी जनरेट हो गई। यानी जो हम चाहते थे वही प्रॉपर्टी, जैसे हम चाहते थे कि भाई इस प्लांट के अंदर, सभी प्लांट के अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और यील्ड भी अच्छी होनी चाहिए, तो हम सब में टेस्ट करेंगे कि वाकई यहाँ पर क्वालिटी सबकी अच्छी है या यील्ड बहुत अच्छी है। अगर वो है तो उसको आगे प्रोसीड करेंगे और नहीं तो उसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बेटा टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर। अब क्या हो गया भाई, जो न्यू कल्टीवेशन हमने जैसे ही 4-5 जनरेशन के बाद हमारा प्योर लाइन बन गया, अब उसको हमने क्या किया, लैब में टेस्ट करवाते हैं। जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी रिसर्च होते हैं, उन रिसर्च में इनको हम टेस्ट करवाते हैं बेटा, और टेस्टिंग के बाद कमर्शियलाइजेशन करते हैं, उसको मार्केट में क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और मार्केट से जो भी फार्मर्स होते हैं उस सीड को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हाइब्रिड सीड। हाइब्रिड सीड क्या होता है भाई, तो आजकल के बहुत ही ज्यादा ट्रेंड भी है कि हाइब्रिड सीड लेकर के आते हैं जो फार्मर्स होते हैं। और हाइब्रिड सीड के साथ क्या देखने को मिलता है कि जो मान के चलो 1 एकड़ में मान के चलो 100 केजी राइस का फॉर्मेशन हो रहा था, वही अगर आप हाइब्रिड सीड यूज करोगे तो वही 200 या 300 केजी राइस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो एक्चुअली ये हाइब्रिड सीड का जो फॉर्मेशन होता है, तो वो जो टेक्निक है वो प्लांट ब्रीडिंग का है। ये प्लांट ब्रीडिंग इन्हीं सारे स्टेप्स के थ्रू हम उस सीड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम ये श्योर हो जाते हैं कि ये सीड हमारा 100% अब पूरी प्योर लाइन हो गई, यानी जो हम चाहते थे, जो हमारा डिजायर प्लांट है, वो सारी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, तब वो सीड को हम क्या करते हैं बेटा, कमर्शियलाइज करते हैं, यानी कि मार्केट में लेकर आते हैं और फार्मर्स उसको खरीद करके नए प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी यील्ड बहुत अच्छी होती है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जो डिजीज रेजिस्टेंस होता है, जो प्रॉफिटेबल होता है, जो फार्मर्स को क्या करता है, प्रॉफिट करता है। तो जितनी भी प्लांट ब्रीडिंग हो चाहे एनिमल ब्रीडिंग हो, इसका 2 मोटिव है बेटा, याद रखना हमेशा। इसका एम 2 है, इसका ऑब्जेक्ट 2 है। फर्स्ट कि जो भी इससे रिलेटेड फार्मर्स हैं उनको प्रॉफिट हो, पहली चीज है। अच्छा, मैं क्यों खेती करूंगा या मैं क्यों क्रॉपिंग करूंगा या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में हम क्यों इन्वॉल्व होऊंगा, क्योंकि हमें उससे प्रॉफिट हो। अगर हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं वो काम नहीं करूंगा। तो पहला केस क्या है, पहली केस ये है कि जो हमारे फार्मर्स, और भारत क्या है भाई, तो भारत तो कृषि प्रधान देश है। भारत में क्या है, हम टोटली इसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। हमारी जीडीपी इसी के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है मोस्टली। तो हमारी जो कंट्री में है, तो फार्मर्स जब इन चीजों को छोड़ रहे थे, तो उसके लिए प्लांट ब्रीडिंग जब आई, यानी ग्रीन इवोल्यूशन हुई, तो फार्मर्स इंटरेस्ट दिखाने लगे, क्योंकि वहां पर प्रॉफिट स्टार्ट हो गया। ये सारे टेक्निक से हमने जो उनको हाइब्रिड सीड बना करके देना स्टार्ट किया, तो उनकी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गई। और सेकंड इसका
का जो मेन ऑब्जेक्ट है बेटा कि जो भी पॉपुलेशंस है उन सारी पॉपुलेशंस को जो बहुत सारी इंडिया में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई, ड्रास्टिक चेंजेस हुई पॉपुलेशंस में, उन सारे पॉपुलेशंस को न्यूट्रिशंस की कमी ना हो, यानी माल न्यूट्रिशंस उनको ना हो, यानी कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए भी जो हमारे पास लिमिट एरियाज है, लिमिट फील्ड है, लिमिट लैंड एरिया है, उसी लिमिट लैंड एरिया में इतने सारे क्रॉपिंग हो, इतने अच्छे यील्ड हो वहां पर फसलों का, जिससे वो सारे पॉपुलेशंस को क्या हो जाए भाई, तो उन सारे पॉपुलेशंस को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स चले जाए। ये इन चीजों को, यही मेरा मेन ऑब्जेक्ट था, यही इस कॉन्सेप्ट का मेन ऑब्जेक्ट है प्लांट ब्रीडिंग का, कि एक तो फार्मर्स को कोऑपरेट करवाना है, सेकंड प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करने के लिए, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की नीड को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। और अभी नाउ अडेज इंडिया इतना कैपेबल है बेटा, इतना कैपेबल है, अगर आप बिफोर 1960 जाओगे तो इंडिया में बहुत ही कम ये सारी चीजें डेवलप होती थी, यानी 1960 के दशक में आप जाओगे तो ये चीजें बहुत ही कम थी, बहुत कन्वेंशनल टाइप ऑफ या तो क्लासिकल टाइप ऑफ यहाँ पर क्या होती थी, प्लांट ब्रीडिंग होती थी, क्रॉपिंग होती थी। लेकिन आफ्टर 60 क्या हुआ बेटा, एक चेंजेस आया, एक रिवॉल्यूशन आया, और उस रिवॉल्यूशन के बाद डे बाय डे, ईयर बाय ईयर ये क्या हुआ बेटा, चेंज हुआ। और नाउ अडेज इंडिया कैपेबल है बेटा कि हम चीजों को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। हमारे पास इतने ग्रेन्स हैं, इतने क्रॉप हैं, इतने फसल्स हैं कि हम दूसरे कंट्री को क्या करना स्टार्ट कर दिए, तो एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए, जबकि हमारी लैंड एरिया कम हुई है ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ड्यू टू हाउसिंग, यानी जो हम घर बनाते हैं ये सारी चीजों का लैंड एरिया कम होने के बावजूद भी हम एक्सपोर्ट करने में कैपेबल है। तो एक्चुअली हमारा जो मोटिव था बेटा प्लांट ब्रीडिंग का, ऑब्जेक्टिव या एम या बेनिफिट्स, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 100% मैं श्योर हूं कि आप उसका आंसर दे दोगे। जर्म प्लाज्म कलेक्शंस क्या होता है बेटा, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। बाकी ये जो स्टेप था बेटा, इसको आपको एक बार रीड करना है एनसीईआरटी बुक में, या तो आप जो भी बुक को प्रीफर करते हो, आप कोई स्टडी मटेरियल, यानी जो हमारे सादा बिहार के बच्चे हैं जो दिशा स्टडी मटेरियल को जो फॉलो करते हैं, उस स्टडी मटेरियल्स को पढ़ेंगे तो इन सारे टर्म्स का मीनिंग आपको 100% मैं श्योर हूं कि आपको कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे अपन देखते हैं बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पैरेंट, थैंक यू वंस अगेन।